सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ प्रॉपर्टी दिखाता हूँ। आपको सिर्फ ये रिमाइंड रखना है, याद रखना है, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट में जो प्रॉपर्टी होती हैं उनको कैसे यूज करना है। क्या करा है, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेनिंग अनचेंज इफ द रो आर चेंज इनटू द कॉलम। अगर ये फर्स्ट रो है, सेकंड रो है, थर्ड रो है, इसको कॉलम में चेंज कर देंगे तो क्या नहीं होगा, इसका डिटर्मिनेंट के साइन पे कोई बदलाव नहीं आएगा। जैसे देखो A1 B1 C1 था, इसने क्या कर दिया, A1 B1 C1 क्या कर दिया, इधर कॉलम में चेंज कर दिया। इसी तरह सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कर दिया, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में, लेकिन इनका आंसर क्या है, सेम है। तो यानी कि हम किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर सभी रो और कॉलम को चेंज कर देंगे तो क्या जाएगा, उसके डिटर्मिनेंट में कोई बदलाव नहीं आएगा। अब बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी में। क्या है, इफ टू रो और कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट आर इन चेंज द साइन ऑफ डिटर्मिनेंट आर चेंज। अगर आपके पास 3x3 का क्या है कि डिटर्मिनेंट है और उसके सिर्फ दो, देखो फर्स्ट में तो क्या था, तीनों के तीनों को चेंज कर रहे थे, तीनों रो को चेंज कर रहे थे, तीनों कॉलम में। यहाँ क्या कह रहा है कि दो रो को आप चेंज कर दो दो कॉलम में, तो आपके डिटर्मिनेंट में क्या आ जाएगा, साइन में बदलाव आ जाएगा। अगर आपके डिटर्मिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो क्या हो जाएगी, नेगेटिव, और नेगेटिव आ रही है तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। प्रॉपर्टी 3 क्या करा है, इफ एनी टू रो एंड कॉलम आर आइडेंटिकली देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। ये आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होगी। ये क्या कह रहा है कि किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर दो दो रो या कॉलम एक जैसी हैं, आइडेंटिकली मतलब सेम है, एक जैसी दिखाई दे रही हैं, तो उसका डिटर्मिनेंट निकालने की जरूरत नहीं है। उसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, अपने आप 0 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ना, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इफ ईच एलिमेंट इन ए रो और कॉलम डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाई बाई द सेम फैक्टर देन द डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाई द सेम फैक्टर। यानी कि कह रहा है कि अगर कोई भी वैल्यू, कोई भी कांस्टेंट आर्बिट्रेरी, हम डिटर्मिनेंट को पहले मल्टीप्लाई करके फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालें, या डिटर्मिनेंट निकाल के उसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, आंसर क्या होगा, सेम ही रहेगा हमारा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कर रहा है, इफ द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ टू रो एंड ऑफ द डिटर्मिनेंट आर प्रोपोर्शनल सेम रेशियो द वैल्यू आर 0। जैसे हमने पिछले प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि अगर दो रो और कॉलम क्या होंगे, सेम होंगे, तो आंसर क्या होता है, 0 होता है। इसी तरह से यहाँ पे भी क्या होगा, आपके पास क्या होगा, अगर रेशियो भी सेम हुआ, अगर रेशियो में सेम वैल्यू है, जैसे इसमें देखते हैं, देखो ये क्या दे रखा है, A1 A2 A3, जबकि यहाँ क्या है, KA1 KA2 KA3, मीन्स कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मल्टीप्लाई हुआ है, जबकि A1 A2 A3 की वैल्यू तो क्या है, सेम। फिर भी हम क्या कहेंगे, उसका डिटर्मिनेंट क्या रहेगा, 0। यही इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद ये आपको दिखाई दे रही हैं, इनको भी पढ़ लेना। प्रॉपर्टी नंबर 6 है, इसको भी एक बार आप पढ़ के देख लेना, इसमें कुछ नहीं है। उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 7, प्रॉपर्टी 7 भी ऐसे ही करा है कि डिटर्मिनेंट दो की प्रोडक्ट करके डिटर्मिनेंट निकालो, या डिटर्मिनेंट करके प्रोडक्ट कर लो, क्या रहेगा, सेम ही आंसर रहेगा। एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, ये एक डिटर्मिनेंट दे रखा है, ये करा है विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट डिटर्मिनेंट इज वेनिसिज। वेनिसिज मतलब 0, यानी कि बिना एक्सपेंड किए। हम पीछे हमने डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड किया था, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम से, इस तरह से कर रहे थे। तो यहाँ ये करा है कि क्या नहीं करना, आपको एक्सपेंड नहीं करना। एक्सपेंड नहीं करना तो अभी अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, कौन सी प्रॉपर्टी, या तो क्या होनी चाहिए, दो रो या दो कॉलम क्या होनी चाहिए, सेम, यानी कि आइडेंटिकली, या फिर क्या होना चाहिए, सेम रेशो। अगर सेम रेशो है या आइडेंटिकली है तो क्या होगा, हमारे पास क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 0। तो यहां से देखते हैं, ये देखो ये है 148 को हम क्या लिख सकते हैं, 37 इंटू 4। इसको क्या लिख सकते हैं, 37 इंटू 3, 37 इंटू
1। फर्स्ट कॉलम को मैंने इस तरह से तोड़ दिया। अब सेकंड कॉलम को लिखता हूँ 4 3 1 23 17 और 101। अब यहाँ से मैं बात चेक करता हूँ क्या कि यहाँ से देखो ये क्या है, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ही तो है, यानी कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ के। 37 को क्या लिख सकता हूँ, के लिख सकता हूँ, के इंटू 4 के इंटू 3 के इंटू 1 4 3 1 23 17 और 101। ये डिटर्मिनेंट आया मेरे पास। तो मैंने देखा ये क्या है C1 और ये क्या है C2। C1 और C2 क्या है, आइडेंटिकली सेम तो नहीं है, लेकिन रेशो क्या है दोनों का सेम, यानी कि हम यहाँ से टेकिंग आउट कर सकते हैं, के को टेकिंग आउट कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट में ये खासियत भी होती है कि आप क्या किसी रो में से या कॉलम में से वन कॉलम और वन रो में से टेकिंग आउट कर सकते हैं। लेकिन मैट्रिक्स में अगर कोई वैल्यू टेकिंग आउट करनी है या मल्टीप्लाई करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रत्येक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता। डिटर्मिनेंट में हम क्या कर सकते हैं, एक रो से एक कॉलम से हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, टेकिंग आउट 37 फ्रॉम C1। यहाँ पे मैं लिख के बताऊंगा कि मैं क्या फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ। टेकिंग आउट करना चाहता हूँ 37 को, तो मैं 37 को बाहर निकाल सकता हूँ। लेकिन ये याद रखना, मैट्रिक्स में ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा पॉसिबल है। आप एक एलिमेंट को किसी रो से किसी कॉलम से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ से 37 बाहर लेंगे, तो 37 हमने बाहर लिया, तो यहाँ से क्या बचेगा, फर्स्ट कॉलम में 4 3 1 4 3 1 23 17 101। अब देखें तो C1 और C2 क्या हैं, आइडेंटिकली। इसलिए आइडेंटिकली हो या फिर रेशियो सेम हो, आइडेंटिकली है तो डायरेक्ट हम 0 बोल सकते हैं, और अगर रेशियो सेम है तो उसमें से निकाल के भी बता सकते हैं, और प्रॉपर्टी के द्वारा भी हम बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा, 0। तो हमें क्या प्रूव करना था, विदाउट एक्सपेंडिंग, क्योंकि हमने एक्सपेंड किया ही नहीं, कुछ भी एक्सपेंड नहीं किया। हाँ, ऑपरेशन जरूर लगाए हैं, लेकिन एक्सपेंडेड मतलब R1 के द्वारा एक्सपेंड करना, R2 के द्वारा, C1 C2 के द्वारा वो एक्सपेंड नहीं किया हमने, और डायरेक्ट हमने आंसर क्या निकाल दिया, 0। सेकेंड पार्ट ये कह रहा है, ये डिटरमिनेंट दे रखा है, इसको भी विदाउट एक्सपेंडिंग क्या करना है, आपको सोल्व करना है कि इसका आंसर क्या आना चाहिए, 0। इसका अर्थ है हमारे पास दो ही प्रॉपर्टी होंगी, एक तो आइडेंटिकली सेम और दूसरी क्या, कॉमन रेशियो, कोरस्पॉन्डिंग रेशियो आर सेम। तो यहाँ से हम देखते हैं कि हमें किस में, रो या कॉलम में, जरूरी नहीं है रो ही हो, जरूरी नहीं है कॉलम ही हो, दोनों में से कोई भी एक आइडेंटिकली सेम होगी, हम उसको आंसर क्या बता देंगे, उसका 0 बता देंगे। तो यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ से R1 और R3 पे चेक करते हैं। R1 और R3 में हमें कुछ सेम वैल्यू दिखाई दे रही है क्या। अगर हम यहाँ से देखो, ये 6x है, यहाँ से 3x कॉमन लेते हैं, तो यहाँ से देखो क्या बचेगा 2, यहाँ क्या बचेगा 3, यहाँ क्या बचेगा 4। तो यहाँ से मैं टेकिंग आउट कर सकता हूँ, टेकिंग आउट 3x फ्रॉम R3 से क्या निकाल सकता हूँ मैं, 3x को बाहर निकाल सकता हूँ। तो 3x को बाहर निकालते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 3x कंप्लीट बाहर, और यहाँ क्या बचेगा, बाकी किसी में कोई बदलाव नहीं आएगा। फर्स्ट रो एज इट इज, सेकंड रो एज इट इज, थर्ड रो में चेंज होगा। यहाँ से 3x कॉमन लिया तो क्या बचेगा 2, यहाँ से लिया तो क्या बचा हमारे पास 3, और यहाँ से क्या बचा 4। अब हमें पता है R1 एंड R2 आर आइडेंटिकली सेम। क्या है, दोनों सेम है, आइडेंटिकली क्या है, सेम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पे हमें एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है। ये कह रहा है, इसको बिना एक्सपेंडेड किए हुए आपको क्या करना है, डिटर्मिनेंट को वेनिश करना है, 0 करना है।
यहाँ ध्यान रखना, हम ऑपरेशन लगा सकते हैं लेकिन एक्सपेंड नहीं करेंगे। तो यहाँ से देखना, मैं एक ऑपरेशन लगा सकता हूँ R1। ये ऑपरेशन लगाने का एक तरीका होता है, जिस पे भी लगाते हैं हम पहले उस वैल्यू को लिखते हैं। तो मैं R1 पे लिख रहा हूँ, R1 पे ऑपरेशन लगा रहा हूँ तो पहले R1 लिखूंगा। C1 पे लगाता तो पहले C1 लिखता, C2 पे लगाता C2 लिखता, और R3 पे लगाता तो R3 लिखता। यानी कि इसका अर्थ हुआ R1 पे मैं ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूँ। और कैसे हो रहा है वो, R1 प्लस R2। इसका अर्थ ये हुआ कि R1 बदल जाएगा, यानी कि ये रो बदलेगी, यानी कि x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स बदलेगा। किसके द्वारा बदलेगा, R1 प्लस R2 के द्वारा बदलेगा। यानी कि R1 और R2 में जो वैल्यू है उन दोनों का सम करके जो आंसर आएगा वो क्या होगा, हमारा R1 होगा। तो देखो ये x प्लस वाई और प्लस में z, यानी कि तीनों क्या हो जाएंगे, x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, फिर इसके साथ बदलेंगे तो यहां से भी देखें तो x प्लस वाई प्लस जेड ही बचेगा, x प्लस वाई प्लस जेड। यहां से भी देखें तो x प्लस वाई प्लस जेड। बाकी किसी रो में या कॉलम में कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि ऑपरेशन ही हमने क्या लगाया है, किस पे लगाया है, सिर्फ ये R1 पे। किस पे लगाया है, R1 पे। अब हमें यहाँ से R1 से देखो, R1 की जगह पहले R1 क्या था, एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स। अब फिर से ध्यान देंगे यहाँ, अब R1 क्या चेंज हो जाएगा, R1 प्लस R2 का सम होने के बाद जो आंसर आएगा वो R1 होगा। तो दोनों का सम किया, ये आ गया, दोनों का सम किया, ये आ गया, दोनों का सम किया, ये आ गया, तो चेंज हो गया। अब यहां से हम देखते हैं कि R1 से टेकिंग आउट एक्स प्लस वाई प्लस जेड फ्रॉम R1 से हम क्या लेते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन लेते हैं। तो x प्लस वाई प्लस जेड हमने कॉमन लिया, तो हमारे पास यहाँ से क्या बचेगा, 1। यहाँ से क्या बचेगा, 1। यहाँ से क्या बचेगा, 1। यहाँ से बाकी में कोई बदलाव नहीं आएगा, जेड एक्स वाई 1 1 और 1। अब हम देखते हैं क्या R1 और R3 क्या हैं, आइडेंटिकली, यानी कि R1 एंड R3 आर आइडेंटिकली। सो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 0। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 0।